हेलो दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास। किसी भी एग्जाम में समास से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, लेखपाल हो, यूपीएससी हो या बीएड एंट्रेंस हो, टेट हो, सुपर टेट हो। किसी भी एग्ज़ाम में यदि आपकी हिंदी उस एग्ज़ाम में आती है तो समास से सवाल ज़रूर पूछा जाता है। और यदि आज आपने ये मेरा पीरियड अटेंड कर लिया तो समास से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखते हैं समास। तो दोस्तों, समास क्या है, समास कहते किसे हैं? तो देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी कि किसी बड़ी बात को शॉर्ट में कह देना समास होता है। किंतु एक बात ध्यान रहे कि समास संक्षेप में कहने के बाद भी उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यदि उसका अर्थ ज्यों का त्यों बना रहता है वही हमारा समास कहलाता है। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं 4। कौन कौन से? नंबर 1, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, द्वंद्व समास। और नंबर 4 होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो देखिए दोस्तों, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं 4, किंतु इसके अतिरिक्त समास के भेद 6 भी माने जाते हैं। जो नंबर 5 होता है द्विगु समास। और नंबर 6 होता है कर्मधारय समास। ये दोनों हमारे अलग से लिए गए हैं, जो तत्पुरुष समास का ही उपभेद होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं विस्तार से, कि समास विस्तार से यदि आपको मैं एक ही मिनट में समास को 6 के 6 समासों को खत्म कर दूंगा। यदि आप 1 मिनट में पढ़ना चाहते हैं तो 1 मिनट में भी आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा
और उसके बाद में विस्तार से भी आपको बताऊंगा। तो देखिए अवयवी भाव क्या होता है। अवयवी भाव होता है उपसर्ग। तो सभी उपसर्ग, जितने भी आपने उपसर्ग पढ़े होंगे वो सभी अवयवी भाव में चले जाते हैं। अवयवी भाव खत्म हो जाता है, जितने भी उपसर्ग होते हैं वो सब अवयवी भाव होते हैं। इसके बाद तत्पुरुष, देखिए तत्पुरुष समास जितने भी प्रत्यय आते हैं किसी शब्द के लास्ट में, अंत में जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो सब तत्पुरुष समास होते हैं। ये शॉर्टकट विधि है। इसके बाद आते हैं द्वंद्व समास। विलोम, तो देखिए जितने भी विलोम शब्द होते हैं वो सब द्वंद्व समास में आते हैं। माता पिता, रात दिन, छोटा बड़ा, खरा खोटा, रुपया पैसा, जितने भी विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द होते हैं वो सब द्वंद्व समास में आ जाते हैं। बहुब्रीहि समास, देखिए बहुब्रीहि में जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सब बहुब्रीहि होते हैं। यानी कि किसी शब्द का तीसरा अर्थ भी बनता हो वो हमारा पर्यायवाची होता है। तो जितने भी पर्यायवाची होंगे वो हमारे बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं। इसके बाद चलिए द्विगु समास। संख्यावाचक सर्वनाम, तो देखिए जितने भी संख्यावाचक सर्वनाम होते हैं वो हमारे द्विगु समास में आ जाते हैं। तो हमारा द्विगु समास समाप्त हो जाता है। कर्मधारय, कर्मधारय विशेषण शब्द, तो देखिए जितने भी हमारे विशेषण शब्द होते हैं वो हमारे कर्मधारय समास में आ जाते हैं। जितने भी हमारे विशेषण शब्द होते हैं, तो ये तो है अगर आपने उपसर्ग अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपको अवयवी समास अच्छे से आता है। और यदि आपने प्रत्यय अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपको तत्पुरुष समास में कोई गलती नहीं होगी। यदि आपने विलोम शब्द अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपको द्वंद्व समास में कोई गलती नहीं कर सकते। यदि आप बहुब्रीहि समास में पर्यायवाची अच्छी तरह जानते हैं, पर्यायवाची आपके याद हैं या उनकी कोई शॉर्टकट ट्रिक पता है, मैं आपको पर्यायवाची की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, किसी भी किताब का कोई पर्यायवाची आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ऐसी ट्रिक है, लेकिन वो तभी बता पाऊंगा जब मेरा पर्यायवाची वाली क्लास आपके सामने प्रस्तुत होगी। इसके बाद द्विगु समास, यदि सर्वनाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, संख्यावाचक सर्वनाम आपको अच्छी तरह ज्ञान है तो आप द्विगु समास में कोई गलती नहीं कर सकते। कर्मधारय समास, विशेषण आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए एग्जाम का सवाल बूझने का ऐसा तरीका हो गया है, वो आसान चीज नहीं बूझते। अब आयोग जो बूझता है टिपिकल्स,
बहुत ही टफ चीज़ें पूछता है जो किताबों से बिल्कुल अलग की होती हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी किताब के अंदर नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इस तरह से किसी किताब में नहीं दिया, लेकिन आप देखिए। तो अब हम, ये तो हो गई हमारी शॉर्टकट विधि। अब हम चलते हैं अवयवी भाव को विस्तार से। तो विस्तार से पढ़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं अवयवी भाव। अवयवी भाव की परिभाषा। अवयवी भाव क्या है? अवयवी भाव जब किसी शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है तब वहाँ अवयवी भाव होता है। देखिए मैंने बताया था शॉर्टकट में कि सभी उपसर्ग अवयवी भाव में जाते हैं। प्रथम पद प्रधान होने का मतलब है कि जो दूसरे पद की प्रधानता को बदल दे। जैसे हमने कहा वन, वन, वन हमारा अर्थपूर्ण शब्द है, और अर्थपूर्ण शब्द को, इस अर्थपूर्ण शब्द का भी अर्थ जो इसके आरंभ में जुड़कर बदल दे वही हमारा प्रधान पद होता है। तो हमने इसके आरंभ में जोड़ दिया उप, तो ये हमारा हो गया उपवन। और इसमें उपसर्ग क्या हुआ हमारा? ये हमारा उपसर्ग हो गया, उपसर्ग, उप। तो कहने का मतलब ये है कि पहला पद दूसरे पद की प्रधानता को बदल देगा, उसके अर्थ को चेंज कर देगा, वही हमारा अवयवी भाव समास होता है। तो आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल उपवन, अक्षर, प्रतिदिन। तो प्रति प्लस दिन, ए प्लस क्षर, अक्षर। बेफायदा, बेकायदा, बेरहम, बेईमान, हम सफर, भरपेट। तो ये इस तरह के जिनके आरंभ में प्रथम पद प्रधान होता है। देखिए अवयवी भाव में एक मुख्य चीज और आती है, जब किसी दो शब्दों की पुनरावृत्ति होती हो तब वहाँ भी हमारा अवयवी समास होता है। जैसे जैसे जैसे, रातों रात, कांटों कांटों, कभी कभी। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो शब्दों की पुनरावृत्ति होती हो वहां पर भी हमारा अवयवी भाव समास होता है। धीरे धीरे, इस तरह के जो शब्द होंगे वो भी हमारा
अव्ययी भाव समास में चले जाएंगे। घर घर, घर घर। तो देखिए कितने ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। कानो कान, इसके बाद बात करते हैं तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं। नंबर 2, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है। जब दोनों पद प्रधान हों, जहां पर भी किसी शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास की विशेषता क्या है कि इसमें एक पद दूसरे पद का विपरीत होता है, यानी अपोजिट होता है। यही इसकी पहचान होती है। देखिए कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि वो ये मान के चलते हैं कि जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो, यानी कि माता पिता, तो देखिए कुछ लोग ये मानकर चलते हैं कि जहाँ पर ऐसे चिन्ह का, यानी इस योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। ऐसा नहीं है। द्वंद्व समास होने के लिए केवल योजक चिन्ह का प्रयोग ही नहीं, एक दूसरे के विपरीत होना अवश्य होता है, जरूरी होता है। योजक चिन्ह तो दो समान शब्दों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोटि कोटि, रातों रात। तो योजक चिन्ह का प्रयोग तो हम तब भी कर सकते हैं जब दोनों शब्द हमारे एक जैसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है। द्वंद्व समास में हमारा तभी क्वेश्चन सही होता है जब दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। नर नारी, दिन रात। मैं यहाँ पर परिभाषा लिखे देता हूँ इसकी। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। नर नारी, दिन रात, रुपया पैसा, रुपया पैसा, दही बड़ा, दही बड़ा, ऋषि मुनि। देखिए दही बड़ा और ऋषि मुनि ये दो ऐसे शब्द हैं जहां पर आपको दोनों पद अलग अलग करके नहीं दिए होंगे, जुड़े हुए शब्द होंगे। दही के साथ बड़ा जोड़ करके लिखा जाता है, ना कि अलग करके लिखा जाता।
तो ये जरूरी नहीं होता कि योजक चिन्ह का प्रयोग होगा तभी हमारा द्वंद्व समास होगा। योजक चिन्ह हो या ना हो, यदि एक दूसरे के पद विपरीत हैं तो हमारा द्वंद्व समास है। तो आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। राम श्याम, देखिए राम श्याम, ठंडा गरम, ठंडा गरम। और लेते हैं चाल ढाल, दाल रोटी, ऊंच नीच, ऊंच नीच, नीला पीला, कितने ही एग्जाम्पल आप देखिए। द्वंद्व समास में एक मुख्य चीज देखने को मिलती है कि उसमें और शब्द की विभक्ति छुपी रहती है और विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे हमने कहा दही बड़ा। अब देखिए इस दही बड़े शब्द में हम क्या कैसे कहेंगे, दही और बड़ा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दही और बड़ा। तो ये जरूरी नहीं होता कि इन दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हो। हमें ऐसा लगे कि दोनों विपरीत हैं या नहीं, हमें भेद का ना भी पता लगे, तब भी हम इसका विग्रह करके देखते हैं। यदि और विभक्ति का लोप होता हुआ नजर आता है तो हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे ले लेते हैं ऋषि मुनि, ऋषि मुनि। तो ऋषि मुनि शब्द में भी क्या हो गया, देखो यहां पर योजक चिन्ह नहीं है और हमें ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हम इसको कैसे कहेंगे, ऋषि और मुनि, ऋषि और मुनि। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे जहां पर और विभक्ति का लोप हो जाता है वो हमारे द्वंद्व समास में आते हैं। जैसे हम कहेंगे 11। अब देखिए 11 शब्द जो है, इस शब्द में हमें ये पता नहीं लग रहा कि इसमें एक पद के विपरीत दूसरा पद कौन सा है। तो इस तरह के शब्दों को आयोग अधिक बूझता है। अब आसान शब्दों को बूझने का चलन नहीं रहा है। अब इसी तरह के क्वेश्चन आपको बूझे जाने हैं। जो भी पेपर होगा आप ये मानकर मत चलिए कि नीचे लेवल का, कांस्टेबल लेवल का या क्लर्क लेवल का एग्जाम है तो उसमें आसान सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है। अब शिक्षा का लेवल वो हो चुका है कि आयोग ये ढूंढता है कि कहाँ पर बच्चों की मेरिट नीचे लाई जाए, बच्चों का कंपटीशन कहाँ पर रोका जाए, कहाँ पर मेरिट से बाहर किया जाए। वो कौन से बिंदु हैं जहाँ पर बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में एक ही स्टेप पर रोक दिया जाए। तो वो इस तरह के सवालों को पूछता है। अब देखिए 11 में कोई नहीं कह सकता कि द्वंद्व समास है, लेकिन इसमें द्वंद्व समास है। इसको हम क्या करेंगे, 10 और 1 11, 10
और 1, क्या हो गया 11, 10 और 1 11। तो इस तरह के हष्ट पुष्ट हष्ट पुष्ट, तो इसमें भी हो गया हष्ट और पुष्ट, हष्ट पुष्ट। तो इस तरह के धर्म धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, तो इसमें आपको हो गया धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म, धर्म अधर्म। तो इस तरह के आपको ध्यान रखना है कि और विभक्ति का लोप जहाँ पर भी हो रहा है, चाहे वो शब्द किसी भी तरह का हो, आप जितनी भी गिनतियाँ हैं, जितनी भी 10 से ऊपर की गिनतियाँ हैं जिनमें और विभक्ति का लोप हुआ है, वो सब द्वंद्व समास में जाती हैं, और इससे नीचे की जो गिनतियाँ हैं वो अलग अलग समासों में चली जाती हैं, वो संख्याओं में जाती हैं। अब क्या होता है कि मैं कह दूं 22, 11, 21, 21, तो देखिए ये शब्द आपको ऑप्शंस में क्या दिया होगा कि संख्यावाचक, ये संख्यावाचक शब्द हैं, और आपको ऑप्शंस में आपसे पूछ लिया जाएगा कि 21 शब्द में कौन सा समास है। अब 21 शब्द में मैं आपको बता दूं, अब देखिए इसी को लेते हैं, 11 शब्द में समास बताओ, और हमें ऑप्शंस दे दिए अव्ययी भाव, दिगु, द्वंद्व, और चौथा दे दिया कर्मधारय। अब देखिए यहां पर 11 ना होकर के 21 हो सकता था, 19 हो सकता था, 31 हो सकता था, कि कोई भी संख्या हो सकती थी। तो हमने आपको बताया और आपने किताबों में पढ़ा भी होगा कि जहां पर संख्यावाचक शब्द आ जाए वह हमारा द्विगु समास होता है। ऐसा नहीं है, संख्यावाचक में और विभक्ति का यदि लोप होता है तो वो द्वंद्व समास होता है। अब यदि हमारे एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, आंख मीच करके द्वंद्व समास लगा देंगे, जबकि द्वंद्व समास हमारा गलत हो जाएगा। तो हम द्विगु समास नहीं लगा करके द्वंद्व समास हमारा राइट होगा। तो संख्यावाचक शब्द को देख करके द्विगु समास नहीं लगाएं, आप लोप करके देखें और विभक्ति का यदि लोप होता है तो आपका द्वंद्व समास है। अब 11 शब्द में द्विगु समास ना हो करके द्वंद्व समास होगा। तो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। हमने 2 समास आपको पढ़ाए हैं, इसके बाद अगले समास अगली वीडियो में तैयार होंगे।
इसके मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। मेरी आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।